हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स, जहां पर हमने देखी कई सारी क्वांटिटीज और हमने देखा कि उनमें से कुछ क्वांटिटीज जो है स्केलर और कुछ वेक्टर होती है। तो आज हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे कि वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था क्वांटिटीज जो होती हैं, मैं क्वांटिटीज की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर जिनको क्वांटिटीज बोलते हैं, इसको हमने डिवाइड किया था एक बेसिक, इसी को हम क्या बोलते थे, फंडामेंटल, है ना। और दूसरी हमने बोली थी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज जो कि बेसिक क्वांटिटी से ही ड्राइव्ड हो जाती थी, उनको हमने बोला ड्राइव क्वांटिटीज। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने मान लीजिए एक डिस्टेंस जो बेसिक क्वांटिटी थी आपकी, और इसी के कंपेयर में हमें एक और चीज मिली, डिस्प्लेसमेंट। हमें एक डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी मिली, ठीक है ना। इन दोनों के डायमेंशन की मैं बात करूं तो दोनों का डायमेंशन क्या है, एल। एल से ही दोनों को जो दोनों का डायमेंशन हम दिखाते हैं, एल से ही दिखाते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई रास्ता है, यहां से लेके यहां तक, जीरो से लेके मान लीजिए एक वन, और वन से मान लीजिए ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया टू, है ना। यहां से गए और यहां से यहां गए, तो टोटल जो लेंथ है ना, ये जो टोटल लेंथ है, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये एक एक्चुअल पाथ बता रहा है, एक रास्ता बता रहा है, जिसको हमने डिस्टेंस बोला। अच्छा, यहां से लेके जीरो से लेके का टू तक मैं डायरेक्ट जाऊं तो ये भी एक रास्ता है ना। इसको भी मैं एल से डिनोट कर सकता हूं, है ना, एक रास्ता है, एल से डिनोट कर सकता हूं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि एक लंबा रास्ता है और एक छोटा रास्ता है। तो अगर मान लीजिए कि मेरे को यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मेरे को किसी को बताना है कि भैया ये वाला रास्ता लोगे तो यहां से शॉर्ट पड़ेगा और ये वाला रास्ता थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो अगर मेरे को एक वर्ड में बताना है तो मैं उनको ये बोल सकता हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की मैं बात करूंगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमें कुछ अलग रिप्रेजेंट करना था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोले। कि देखिए, डिस्टेंस तो ये भी है, ये लंबा रास्ता है, ये छोटा रास्ता है, तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में को एक नाम देना था, तो हमने उसको डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो नाम दिया वो हमने दिया कैसे, मतलब ये एक नई क्वांटिटी कैसे निकल के आई। देखिए क्या है कि हमने बोला कि जो लंबा रास्ता होता है वो केवल हमें पाथ की तरफ ध्यान रखना पड़ता है। जो पाथ है वो रास्ते की तरफ चलते चले जाओ तो वो आपका रास्ता है, डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस पे हमने देखा कि शॉर्टेज डिस्टेंस किसी को बताना है तो हमें दो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी मुझे यहां से, ये एंगल देखिए, ये मेन रास्ते से यहां से क्या बता रहा है, ये एंगल बता रहा है। एंगल मतलब एक एंगल बता रहा है, इस एंगल भी बोल सकते हो या इसको डायरेक्शन भी बोल सकते हो, है ना, जो हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेन जो पाथ है वहां से ये जो डायरेक्शन है इसका, वो कितना एंगल बना रहा है ना, कितना एंगल बना रहा है, ये डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, एंगल बोल सकते हैं, कितना डायरेक्शन है उसका, जो कि एंगल आपको इन्फॉर्मेशन देता है डायरेक्शन की, कि कितना डायरेक्शन है एक्चुअल पाथ से। और दूसरा ये मैग्नीट्यूड की कितनी वैल्यू है, ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ये है कितना, वैल्यू वाइज कितना है, इसको आप क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो हमने देखा कि ये क्वांटिटी को अगर मुझे डिफाइन करना है, ये क्वांटिटी को डिफाइन करना है, तो मैंने बोला इसके पास दो इंफॉर्मेशन है, एक क्या है, डायरेक्शन भी है और एक मैग्नीट्यूड है इसके पास। ऑल्दो अगर मेरे को इस जो जिसके हम डिस्टेंस बात कर रहे हैं, इस क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो केवल हमें पाथ ही दिखाना है। पाथ मतलब वैल्यू, पाथ मतलब वैल्यू की ये रास्ता है, ये रास्ते से होते चले जाओ, मतलब इतना मैग्नीट्यूड है किलोमीटर या इतना डिस्टेंस। हम केवल वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं कि ये पाथ ट्रेवल कर लो, इतनी वैल्यू है। यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस किसी को बताना है तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि इस तरफ इतना है, तो मतलब डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ रहा है। तो ऐसी क्वांटिटीज को जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उन क्वांटिटीज को हमने बोला वेक्टर क्वांटिटी। और जिनके पास केवल वैल्यूज की बात हुई तो हमने बोला ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में सेम डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन सेम थे लेकिन सेम डायमेंशन वाली चीजों को हमने बांटा स्केलर और वेक्टर में। क्लियर। और अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी जो होती है केवल पॉजिटिव होती है, इनके पास जो साइन होता है केवल पॉजिटिव साइन होता है। क्लियर। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास देखिए डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन होगा तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। लेकिन ये वाली क्वांटिटीज केवल पॉजिटिव होती हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये आप किसी भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस अगर आता है तो ये चीज आप लिख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या अंतर होता है।
और थोड़ा सा समझेंगे। देखिए जो वेक्टर क्वांटिटीज की मैं बात करूं तो वेक्टर एक्चुअल में, देखिए वेक्टर जो एक्चुअल में है, तो हमने ये जो बनाई है, ये जो मैंने लाइन बनाई है, यही वेक्टर है। इसी को हमने वेक्टर बोल दिया। हमने बोला वेक्टर को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज वेक्टर। ये दोनों इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। देखिए ये दोनों इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो एरो है, ये इसका डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। और अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन जो है ये मैग्नीट्यूड बताती है। ये जो लाइन है ये मैग्नीट्यूड बताती है, और ये जो एरो है ये इसका डायरेक्शन बताता है। इसलिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं तो उस तरह से वेक्टर का साइन लगा देते हैं। देखिए एक्चुअल में अगर मान लीजिए साइड में मैं एक वेक्टर बना दूं यहां पर, और मैं लिख दूं कि ये जो है वो 2 मीटर का है ना, डिस्प्लेसमेंट ले लिया मैंने, मान लीजिए ना। आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ले सकते हैं, वेलोसिटी भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, जैसे मैंने बना दिया, तो अगर मान लीजिए कहीं ऐसा वेक्टर बना हुआ है तो मैं बोलूंगा ये इतना बड़ा 2 मीटर 10 आ रहा है, तो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो गई, ये 8 मीटर की लेंथ होगी। उसका डायरेक्शन कहां हुआ, राइट साइड, है ना। तो मतलब ये जो लाइन है ये अपने आप में क्या करती है, मैग्नीट्यूड को दर्शाती है और डायरेक्शन दर्शाता है। ऑल्दो क्या होता है, जब हम कैलकुलेशन या डायग्राम बनाते हैं या कैलकुलेशन करते हैं या बार बार क्वांटिटी को लिखते हैं, तो हम वेक्टर क्वांटिटी मान लीजिए कोई 50 मीटर है, तो 50 इतनी लंबी लाइन नहीं खींच सकते ना बार बार। तो इसलिए हमने एक थोड़ा सा अपने सहूलियत के लिए क्या किया, हमने बोला कि हम जैसे मान लो डिस्टेंस दिखाना है, हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, तो हम क्या बोलेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट इस तरह से लिख देंगे, ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा देंगे। ये बता देगा कि वेक्टर क्वांटिटी हमें 50 मीटर की लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, हम यहाँ 50 मीटर कर देंगे, तो ये साइन बता देगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी को आप सीधा सीधा एस से डिनोट कर सकते हो कि 50 मीटर है, तो ये सीधे सीधे पता चलेगा ये डिस्टेंस की बात चल रही है। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का थोड़ा सा डिवीजन किया। अब बात आती है कि स्केलर क्वांटिटी जो है, जो बेसिक डिफरेंस और थोड़ा सा हमें समझ में आया कि स्केलर क्वांटिटी की जो कैलकुलेशन है, अगर मैं जो कैलकुलेशन की बात करूं तो हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटी के जो कैलकुलेशन है वो इस सिंपल होते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पढ़ते हुए आए हैं, सिंपल अभी तक जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे वही मैथमेटिक्स इसमें लग जाती है, इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो। लेकिन ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जो नई वेक्टर क्वांटिटीज हमने नाम दिया, उनका जो कैलकुलेशन है, तो हमने देखा जब इनका जो कैलकुलेशन है, इनकी जब एनालिसिस की गई तो इनका कैलकुलेशन हम देखा कि इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका कैलकुलेशन कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके कंपेयर में जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे, एनालिसिस वगैरह कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसका जो कैलकुलेशन आ रहा था वो सिंपल अलजेब्रा से सही नहीं आ रहा था। तो हमने इसके लिए इसका जो कैलकुलेशन है वो अलग तरीके से उसको कैलकुलेट करके देखा, और वो कैलकुलेशन हम थोड़ा सा देखेंगे। ये जो कैलकुलेशन है आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर का जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी तो आपको समझ में आ गई, वेक्टर क्वांटिटी सिंपल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्शन क्या बताता है, अपने आप में मैग्नीट्यूड बताता है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्यों बनाई गई, स्केलर क्वांटिटी जो थी आपकी उसमें क्या डिफरेंस था, जिसके कारण हमने कुछ क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज, देखिए वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटीज के कैलकुलेशन की मैं बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटीज का जो कैलकुलेशन होता है, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वहां से इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, है ना, ये कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। सिंपल मैथमेटिक्स जो हम लगाते हैं, कोई हमें मान लीजिए रिजल्टेंट वगैरह निकालना है, तो हम ग्राफिकल मेथड का यूज भी कर सकते हैं, एनालिटिकल का भी कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में भी हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए टू फोर्सेस है, टू फोर्सेस के लिए अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हम यूज कर सकते हैं यहां पर ट्राइंगल लॉ। मोर देन टू फोर्सेस के लिए, मोर देन टू फोर्सेस अगर रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर यूज करते हैं पॉलीगॉन लॉ। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्राफिकल मेथड की।
सेम चीज हम एनालिटिकल भी कर सकते हैं, फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए टू फोर्सेस की मैं बात करूं, देखिए फोर्स मैंने, क्योंकि अपने जितने भी डेरिवेशन है फोर्स के लेकर हैं, थोड़ा क्वांटिटी फोर्स लेके ड्राइव किए गए हैं, लेकिन आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को डील कर सकते हो, आप वेलोसिटी भी ले सकते हो, एक्सेलरेशन भी ले सकते हो, उन सब सारी वेक्टर क्वांटिटीज का फोर्स ना बोल के वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको ऐड करना है तो ट्राइंगल लॉ का यूज कर सकते हैं। दो क्वांटिटी को आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, मोर देन टू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, कैलकुलेट करना है, तो पॉलीगॉन लॉ यूज कर सकते हैं। इसी तरह एनालिटिकल में टू फोर्सेस के लिए हम क्या लगा सकते हैं, हम लगाते हैं पैरेललोग्राम लॉ। और मोर देन टू के लिए, ग्रेटर देन टू के लिए फोर्सेस बोले या वेक्टर क्वांटिटीज बोले ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, उसके लिए क्या लगाते हैं हम लगाते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजॉल्व करते हैं, मतलब उसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला मेथड लगाते हैं। तो एनालिटिकली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं अपन ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से अगर मान लीजिए किसी वेक्टर को सॉल्व करना हो ग्राफिकली तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं सबसे पहले अपन ट्राइंगल लॉ की बात करते हैं। तो देखिए ट्राइंगल लॉ बेसिकली बताता क्या है, ट्राइंगल लॉ आपको ये बताता है कि अगर कोई दो फोर्सेस है, व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, दो फोर्सेस किसी पॉइंट पे लग रहे हो, हैविंग सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर उनके पास कुछ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो साइड ट्राइंगल के, तो देन इट्स रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, है ना। देखिए क्या बोला मैंने अभी तक, सिंपली कैलकुलेशन का मतलब समझिए, सिंपली कैलकुलेशन का मतलब यहां पर यह है कि हम अगर मान लीजिए कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो वेक्टर जो मेथड है, जो वेक्टर जो क्वांटिटीज होती हैं, उनको सिंपल अलजेब्रा से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वहां अलग मेथड लगते हैं। तो उसके लिए एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक एनालिटिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड में भी अगर दो फोर्सेज हैं तो हम ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं, मोर देन टू फोर्सेज हैं या दो मोर देन टू वेक्टर क्वांटिटीज में बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो पॉलीगॉन लॉ यूज करते हैं। इसी एनालिटिकल मेथड में टू वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो पैरेललोग्राम लॉ, मोर देन टू वेक्टर क्वांटिटीज है तो रेजोल्यूशन ऑफ दीज वेक्टर क्वांटिटीज हम यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने फोर्स का एग्जांपल ले लिया, वेक्टर क्वांटिटी मैंने फोर्स कंसीडर कर ली है, तो उसके बेसिस पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले ट्राइंगल लॉ की अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल लॉ आपका ये बताता है कि व्हेन टू फोर्सेस हैविंग सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द sides of a triangle, then the closing side of a triangle shows the resultant taken in opposite order having some magnitude and direction। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई दो फोर्सेस हैं, जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है ना, इस पे एक फोर्स ये लग रहा है F1, मान लेते हैं ये 5 न्यूटन का है, एक दूसरा फोर्स लग रहा है यहाँ पर 10 न्यूटन का, क्लियर, और ये दूसरा फोर्स है 10 न्यूटन का, ये एक्ट कर रहा है यहाँ पर, क्लियर। इसको मैं बोल देता हूं ये आपका है F2, क्लियर, ये F2 है आपका। इस पॉइंट पे अगर एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे अगर एक्ट कर रहा है ये फोर्स, तो इन फोर्सेस को अगर मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं कि इस फोर्स का इस पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, तो मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जानना चाहता हूं। देखिए रिजल्टेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले रिजल्टेंट का मतलब समझिए। रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी पे खूब सारे फोर्सेस, कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है ना कि मैं फोर्स का एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं सारी वेक्टर क्वांटिटीज का एनालिसिस बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए उस पे इस पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्सेस अगर लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस अगर लग रहे हैं, तो इन सारे फोर्सेस को हटा के अगर मैं कोई एक फोर्स यहां पर लगाऊं तो सेम प्रभाव, ये सारे फोर्सेस को हटा के कोई एक फोर्स अगर इस पॉइंट पे लगाऊं तो सेम प्रभाव पड़ना चाहिए इस पॉइंट पे जो कि इन फोर्सेस के कारण लग रहा था, सेम प्रभाव इस पे पड़ना चाहिए इस सिंगल फोर्स के कारण। तो ये सिंगल फोर्स क्या कहलाता है, सबका रिजल्टेंट कहलाता है, क्लियर। तो इसी प्रकार से यहां पर अगर मैं देखना चाहता हूं कि ये दोनों फोर्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पॉइंट पे, दो फोर्सेस किस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो मैं देखना चाहता हूं इस पे क्या, तो मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं। रिजल्टेंट मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों फोर्सेस का क्या है, एडिशन, कि ये दोनों फोर्स कितना प्रभाव डाल रहा है, मिलकर कितना प्रभाव डाल रहा है यहाँ पर, तो सिंगल फोर्स बता देगा, उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ग्राफिकल मेथड ये बोलता है, अभी जो मैंने आपको बताया कि दोनों को क्या करो, दोनों फोर्सेस के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, तो इनको रिप्रेजेंट करो ट्राइंगल की साइड्स,
से। तो ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट करोगे टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेते हुए। तो मान लेते हैं, देखिए इनके बीच का एंगल मान लेते हैं, इसके बीच का एंगल फॉर एग्जांपल है 60, इनके बीच का एंगल 60 है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए इस वाले, आप इसको भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं या इसको भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वो आपका कन्वीनियंस है कि आपको कैसे इजी डायग्राम बनाना आ रहा है। तो देखिए मैं सिंपली देखता हूं कि ये वाली लाइन से ये वाला जो एंगल है, ये वाली लाइन से ये वाली लाइन से ये वाला जो एंगल है वो ऐसे करते हुए एंगल बना रहा है, ठीक है ना। मतलब मैं अगर देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे से ऐसा बढ़ाऊं तो ये वाला जो एंगल, ये जो एंगल है ये इस लाइन से ये जो एंगल है 60, तो यहां से मैं अगर इसको ऐसे करूं, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, है ना। मेरे देखिए पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब होता है वेक्टर को आप पैरेलली, जैसे कोई वेक्टर ये है, इसको आप ऐसे करके ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, क्लियर। जैसे मान लीजिए वेक्टर है तो इसको आप सीधा ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो जैसा आपको डायग्राम सिंपली समझ में आ जाए ड्रॉ करते हुए, जैसे मेरे को ये इजी लग रहा है कि ये वाला मैं ऑर्डर में बनाना चाह रहा हूं, ऑर्डर का मतलब एक वेक्टर के आगे दूसरा वेक्टर, दूसरे वेक्टर के आगे तीसरा वेक्टर। तो यहाँ दो वेक्टर है तो मैं इस वेक्टर के आगे मेरे को कन्वीनियंट दिखा कि इसके आगे मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूं, तो ये एंगल इस लाइन से ये एंगल जो 60 डिग्री होगा, यहां से जो 60 डिग्री होगा, तो ये वेक्टर अपना ये यहां आ जाएगा, क्लियर। तो मैं इसको देखिए, इसको मैं आपको यहां दिखाता हूं कि एक वेक्टर मान लीजिए आपका ये है, क्लियर, और यहां से मैंने इसको थोड़ा सा पीछे से एक्सटेंड किया और यहां से ये एंगल में यहां से 60 लूं या यहां से 60 लूं और इसको सीधे उठा के यहां पर ले आऊं इस वाले वेक्टर को, ये वाले वेक्टर को। तो देखिए ये वेक्टर ऑर्डर में आ गए, एक वेक्टर ये, फिर दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया, ऑर्डर में आ गए। तो ये दोनों को मैंने ऑर्डर में ले लिया। तो इनका जो थर्ड साइड है, ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि जिनका जो थर्ड साइड है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, देखिए ये यहां जा रहा है, यहां जा रहा, अब इसको अपोजिट करना है तो यहां से बंद करना पड़ेगा, तो ये अपोजिट ऑर्डर में मैंने लिया। तो ये थर्ड साइड जो है ये आपका क्या बताएगा, मान लीजिए आपका फोर्स F1 था और ये फोर्स आपका F2 था, ये दोनों को ऑर्डर में लिया। तो तीसरा साइड जो है अपोजिट ऑर्डर में क्या बताएगा, इसका रिजल्टेंट बताएगा, ये बोलता है ट्राइंगल लॉ, क्लियर। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, ये रिजल्टेंट को मैं निकालना चाहता हूं, उसको निकालने का तरीका क्या होगा, सिंपल तरीका है, ग्राफिकल मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, एक स्केल कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्केल कंसीडर करते हैं। स्केल कंसीडर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं कि आप किसको इसको इजिली कैलकुलेट कर पाए, कन्वर्ट कर पाए। जैसे कि यहाँ पर फोर्सेस है और मेरे को जो स्केल खींचूंगा मैं लाइन, तो सेंटीमीटर मीटर ऐसे खींचूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं मान लेता हूं कि 5 न्यूटन को, एक स्केल कंसीडर करता हूं मैं, यहाँ पर स्केल में मान लेता हूं कि 5 न्यूटन को, लेट 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना। आप अपने हिसाब से स्केल ले सकते हैं जो आपको इजीएस्ट लगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने F1 जो है यहां से F2, है ना, सबसे पहले मैं ले लेता हूं ये F2 की लाइन। तो ये F2 की लाइन मैंने ली, ये देखिए F2 की लाइन मैंने सबसे पहले F2 की लाइन ली, कितनी लूंगा, F2 कितना 10, तो कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेगी, 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेगी। अच्छा डायरेक्शन इसका मैं सेम ये रख रहा हूँ, ये डायरेक्शन सेम रख रहा हूँ, ये डायरेक्शन इसका, है ना, इधर मैंने इसको ऐसे कर लिया। अब देखिए वो बनाने का तरीका है आपका, आप तिरछा ही बना सकते हैं, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आप कैसे भी बनाइए, ये वेक्टर को मैंने ड्रॉ किया। अब इस वेक्टर के पीछे से, इस वेक्टर के पीछे से एक पीछे दूसरा वेक्टर आ रहा 60 डिग्री पे, तो यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे 60 डिग्री पे। ये दूसरा मैं क्या करूंगा, ये दूसरा पीछे आता हूँ, सेम मैं बना ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से उसको ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं सीधी लाइन खींचाऊं, आप तिरछी भी खींच सकते हैं, बस आपको एक्सेस वगैरह अच्छे से रखनी है सही, ऐसा नहीं कि एंगल कहीं का भी आपने गलत ले लिया। तो आप समझने की कोशिश करिए, मैंने ये देखिए ये मेरे को इजीएस्ट लग रहा है, मैंने ये एंगल लिया, इसके पीछे से 60 डिग्री पे ये पीछे एरो आया, इसकी लाइन कितनी खींचूंगा मैं, F1 कितना है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये लाइन 1 सेंटीमीटर की खींचूंगा मैं। अब आंख बंद करके क्या करूंगा मैं, ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दूंगा और ये अपोजिट ऑर्डर में, ये इसका डायरेक्शन बताएगा, ये रिजल्टेंट कहलाएगा। अब ये जितनी भी वैल्यू है इसकी, है ना, इसकी आप वैल्यू को मेजर करेंगे तो स्केल से वैल्यू जितनी भी आएगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, तो अभी मैंने स्केल नहीं लिया है ना, स्केल नहीं लिया है मैंने, तो हाथ से लाइन खींच दी, तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता वैल्यू कितनी आएगी। एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का होमवर्क आप करेंगे और आप चेक करेंगे कि इसका रिजल्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका मान लीजिए इसका जो रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो यहाँ से आप स्केल से आप मेजर कर लेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ये स्केल मान लेते हैं कि स्केल आ गया 3 सेंटीमीटर, है ना। ये एक्यूरेट नहीं है, मैंने स्केल नहीं लिया है, मेरे को नहीं पता ये वैल्यू 3 सेंटीमीटर 3.5 है, मैं तो आपको बता रहा हूं, आपको करके देखना पड़ेगा ये चीजें, है ना, आपको करना है। तो यहां पर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर आया, तो 3 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, मैग्नीट्यूड में। तो 3 सेंटीमीटर कितना होगा, 15 न्यूटन,
1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन का, तो 3 सेंटीमीटर 15 न्यूटन का, तो मैं क्या बोलूंगा रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट जो है वो है 15 न्यूटन। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो हम देखिए यहां से ये डायरेक्शन देख लेंगे इसका, ये थीटा, तो ये डायरेक्शन अगर थीटा की बात करें कि इस एक्सिस से मैं थीटा निकालता हूं, तो थीटा आप प्रोटेक्टर रखें, आप तो देखिए आपको ना निकालना तो ना, आप तो यहाँ प्रोटेक्टर डी रखें और सीधे देख लें एंगल कितना है। मान लीजिए 20 डिग्री आया तो थीटा डायरेक्शन कितना हो गया 20 डिग्री, तो ये इनका आंसर हो गया। यही चीज हम एनालिटिकल मेथड से भी करके देखेंगे और एनालिटिकल मेथड से आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। ये अप्रॉक्स रिजल्ट देता है, यही इसका ड्रॉबैक है। देखिए अप्रॉक्स रिजल्ट क्यों देता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर सिंपल वैल्यूज ली थी मैंने 5 और 10, तो सिंपल ही क्या हुआ, ये मैंने 1 सेंटीमीटर लिया और 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। हो सकता है ये जो मैग्नीट्यूड है ये मान लीजिए ऐसे रहता है 23 न्यूटन। अब 23 न्यूटन को आप स्केलिंग कितनी भी अच्छी करना चाहो पॉइंट में आ ही जाएगी, वो पॉइंट में जाएगी, तो लाइन खींचोगे तो पॉइंट में आप लाइन कम ज्यादा खींचेंगे, तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट है वो मेजर करने में भी गलती हो सकता है आप सब कुछ सही ले मेजर करने में गलती कर दें। ये लाइन खींच रहे हैं और उसको खींचने में सही प्रॉपर तरीके से नहीं खींचेंगे, एंगल गलत ले लेंगे, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये थोड़ा सा एरर दे देगा रिजल्ट आपको। और अगर मान लीजिए सब कुछ सही भी लेते हैं, एंगल सही लेते हैं, लाइन वगैरह सही से प्रॉपर जितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे उतनी नहीं खींचेंगे तो भी ये रिजल्ट थोड़ा सा कम ज्यादा देगा, तो अप्रॉक्स रिजल्ट देता है ये ग्राफिकल मेथड। तो आई होप आपको ये ट्रायंगल लॉ अच्छे समझ में आया होगा। पॉलीगॉन लॉ की बात करते हैं यहाँ से अपन कि पॉलीगॉन लॉ मोर देन 2 फोर्सेस के लिए यूज करते हैं, तो ये भी आपका है सेम ट्रायंगल लॉ की तरह। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि इफ नंबर ऑफ फोर्सेस हैविंग सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन ऑर्डर, अगर मान लीजिए 2 फोर्सेस से ज्यादा है और उनको अगर हम क्या करें, उनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन उनको ऑर्डर में ले लें जो कि रिप्रेजेंट करें बाय द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन, देन द क्लोजिंग साइड। यहां पर देखिए ट्राइंगल में क्या केवल 2 साइड थे, तो हमने थर्ड साइड को रिजल्टेंट बोल दिया। पॉलीगॉन में 2 से ज्यादा कितने भी साइड हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहां पर अगर मान लीजिए इसका जो क्लोजिंग साइड होगा, इट्स क्लोजिंग साइड विल शो द रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सेम अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट शो करेगा, लेकिन वो कौन होगा, वो क्लोजिंग साइड होगा। कहने का मतलब ये है, यहां पर देखिए कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहां पर आपके पास कोई नंबर ऑफ फोर्सेस है ना, ये फोर्स F1, ये फोर्स F2, ये फोर्स F3, ये फोर्स F4, चलिए 4 ही ले लेते हैं ना। मान लेते हैं ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ3 है, ये एंगल θ4 है, इनके बीच का एंगल पता है मुझे, और ये है ना। तो ये कुछ फोर्सेस हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। मान लीजिए इसको, इसकी वैल्यू भी ले लेंगे अगेन, चलिए इसको 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 15 न्यूटन और ये 20 न्यूटन यहाँ पर मैंने लिया। तो 4 फोर्सेस है, मोर देन 2 फोर्सेस मैंने लिए हैं, इनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। तो अगर मान लीजिए वो पॉलीगॉन लॉ ये कहता है कि अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं पॉलीगॉन के साइड से, ठीक है ना, टेकन इन ऑर्डर में लेते हुए, तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने F1 ड्रॉ किया, ये F1 ड्रॉ किया। सबसे पहले तो क्या लेंगे, स्केल। ड्रॉ करने के लिए स्केल चाहिए पड़ेगा ना, कि यहाँ पर तो सारी वैल्यूज देखता हूँ तो मैं 5 में है, तो मैं 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। स्केल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची और F1 ड्रॉ कर लिया, है ना, F1 ड्रॉ कर लिया 5 न्यूटन का। अच्छा, यहां पर अब F1 से ये एंगल अगर मैं बात करूं तो F1 से ये एंगल कितना बना रहा है, θ1 बना रहा है F2। तो मतलब इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं और यहां से θ1 बनाऊं, इसको मैं आगे बढ़ाऊं यहां से θ1 में बनाऊं, प्रोटेक्टर रखेंगे सीधे θ1 का देख लेंगे। मान लीजिए θ1 कितना है, θ1 है 30, ये बोल लेते हैं अपन, ये कितना है 50, ये θ2 मान लेते हैं ये है 60, ये मान लेते हैं 90, ठीक है, मैंने कंसीडर कर लिया है। तो प्रोटेक्टर सिंपल अपन ग्राफिकल मेथड है ना, तो अपन को ये सब की जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने प्रोटेक्टर रखा, यहां से मैंने θ1 की वैल्यू देखी कितनी, 30 डिग्री, 30 डिग्री देखी और वेक्टर 2 ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर 2 ड्रॉ कर दिया। ऑर्डर में है ना, देखिए एक वेक्टर आया फिर दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया। देखिए एरो साथ में चल रहा है, एरो एक का एरो खत्म हो रहा है तो दूसरे का एरो फिर दोनों का टेल आ रहा है। देखिए वेक्टर में एक चीज मैं बताना ही भूल गया, इसको ये पोर्शन को बोलते हैं हेड, है ना, ये पीछे वाले पोर्शन को टेल बोलते हैं, है ना, टेल, पूंछ, ठीक है ना। तो एक का हेड खत्म हुआ, दूसरे की टेल स्टार्ट हो गई, तो ऑर्डर में, इसका मतलब होता है ऑर्डर में। तो ये ऑर्डर में F2 आ गया, कितना ड्रॉ करेंगे, 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, 10 का मैग्नीट्यूड है, 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, क्लियर। इसके बाद देखिए यहां से ये F3 ड्रॉ करना है, तो ये F3 कहां है, F2 से बना रहा है 50, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, यहां से 50 डिग्री ले लूंगा,
ना, प्रोटेक्टर यहाँ पर रखूंगा, 50 डिग्री ले लूंगा, ये कहीं बनाऊंगा, कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा, 3 सेंटीमीटर की, 15 न्यूटन का तो 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये फोर्थ यहां से बन रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, प्रोटेक्टर यहाँ रखूंगा, कितना 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री लूंगा, ये 60 डिग्री लूंगा और ये लाइन खींच दूंगा। कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा, 20 है तो 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा। अब पॉलीगॉन लॉ ये कहता है कि इसका जो क्लोजिंग साइड है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, तो क्लोजिंग साइड क्या होगा भैया, जो बच गया जो एरिया यही तो क्लोजिंग होगा, जो उसको क्लोज कर देगा, तो इसको अपोजिट ऑर्डर में लेना है, ये इसका रिजल्टेंट शो करता है। मान लीजिए ये लाइन आई 2 सेंटीमीटर की, मैंने स्केल से नापी, लाइन आई 2 सेंटीमीटर की, तो मैं क्या बोलूंगा, रिजल्टेंट कितना होगा, 2 सेंटीमीटर मतलब 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का इसका रिजल्टेंट होगा। डायरेक्शन देखना है तो यहाँ से प्रोटेक्टर रखूंगा, ये एंगल देख लूंगा, ये तो ओवरऑल एंगल कितना आया, ये एंगल मान लीजिए आया 70 डिग्री, है ना, तो थीटा कितना हो गया, डायरेक्शन कितना हो गया 70 डिग्री, तो ये आंसर हो गया इसका। देखिए किसी का रिजल्टेंट, फोर्स का रिजल्टेंट बताने के लिए, वेक्टर में शो करने के लिए, वेक्टर कैसी क्वांटिटी, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन क्या है 70 डिग्री, तो आप दोनों चीज ये आंसर बता रहे हैं, आप दोनों कैलकुलेट करके बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज, अगर मान लीजिए मैं इसका पॉलीगॉन बनाता इस तरह से और ये बंद होते होते फाइनली यहां आके मिल जाता, मतलब ऐसा कुछ एंगल बनता है यहां पर कि फाइनली आके ये इनिशियल पॉइंट से जुड़ जाता है, इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो रिजल्टेंट है वो 0 है, और रिजल्टेंट 0 हो सकता है, अपन ने बात की है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 भी हो सकती है, तो रिजल्टेंट 0 आ सकता है। एनालिटिकल मेथड में भी अपन देखेंगे कई के रिजल्टेंट सॉल्व करने का 0 आते हैं, तो ग्राफिकल मेथड में कुछ इस तरह से बन जाते हैं। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड था, नेक्स्ट क्लास में अपन एनालिटिकल मेथड डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।